हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम एग्रोमेट्रोलॉजी के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए हैं और उसमें से आपको 100% एक या दो क्वेश्चंस देखने को ज़रूर मिलेंगे। आप लोग इस क्लास को पूरी लेना। जो भी बेसिक क्वेश्चंस है सारे जितने भी बन सकते हैं कि हाँ ये एग्ज़ाम में आने के लायक हैं, वो मैंने सारे इसमें ऐड कर दिए हैं। आप लोग इसे ज़रूर देखें, लास्ट टाइम के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, रिविज़न के लिए एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। एग्रोमेट्रोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ, कृषि मौसम विज्ञान का अध्ययन किससे संबंधित है। मतलब एग्रोमेट्रोलॉजी होता क्या है, तो सबसे पहले हम यही देखेंगे ना कि एग्रोमेट्रोलॉजी में हम स्टडी किसकी करते हैं। तो जनरली इसमें हम वेदर और क्लाइमेट जो होता है उसका रिलेशन देखते हैं एग्रीकल्चर के साथ, कि एग्रीकल्चर के साथ वेदर और क्लाइमेट का क्या रिलेशन है। जो क्लाइमेट है वो लॉन्ग टाइम का होता है, जो वेदर है वो शॉर्ट टाइम पीरियड का एक फिनोमिना होता है। ठीक है, जो क्लाइमेट है वो लगभग 30 साल बाद चेंज होता है, जबकि जो वेदर है वो हर 6 महीने में या फिर बहुत शॉर्ट टर्म में चेंज होने वाला है, हर मंथ भी चेंज होता है। ठीक है, तो जो एग्रोमेट्रोलॉजी है उसका मतलब है या फिर उसकी स्टडी की जाती है इसमें क्या, वेदर एंड क्लाइमेट इन रिलेशन टू एग्रीकल्चर। ठीक है, कृषि के संबंध में मौसम एवं जलवायु का रिलेशन जो भी है उसको हम एग्रोमेट्रोलॉजी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर रेनफॉल इज, वर्षा मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है रेनगेज। रेनगेज जो है इसका यूज़ हम जो रेनफॉल है उसको मेज़र करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेज़र विंड स्पीड। ठीक है, तो विंड स्पीड को मेज़र करने के लिए हम एनेमोमीटर का यूज़ करते हैं, जबकि विंड डायरेक्शन को मेज़र करने के लिए हम विंड वेन का यूज़ करते हैं। रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज एक्सप्रेस्ड इन, जो सापेक्ष आर्द्रता किस में व्यक्त की जाती है। तो इसका जो राइट आंसर है इसे परसेंट में मेज़र करते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो नॉर्मली क्रॉप्स होती है या फिर एग्रीकल्चर में कितने परसेंट तक रिलेटिव ह्यूमिडिटी होनी चाहिए जो क्रॉप्स के लिए बेनिफिशियल है। तो जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो एनवायरनमेंट में 60% एटलीस्ट होनी चाहिए, जो क्रॉप्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। विच गैस इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस जिम्मेदार है। तो इसके लिए जो राइट आंसर होगा वो है कार्बन डाइऑक्साइड। और सबसे ज़्यादा हार्मफुल गैस अगर देखी जाए तो वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC। ठीक है, द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेज़र एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज, ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिसका यूज़ करके हम वायुमंडलीय दाब को मापते हैं। तो जो बैरोमीटर है उसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेज़र करने के लिए जनरली यूज़ में लेते हैं। विच लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर वेदर फिनोमेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पूछा जाता है, हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं ये क्वेश्चंस। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ट्रोपोस्फियर। अब आप लोगों को पता है कि जो ट्रोपोस्फियर है वो 8 से 18 किलोमीटर तक की जो लेयर है उसे हम ट्रोपोस्फियर के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसमें ही लेफ्ट साइड भी देखने को मिलती है। लेफ्ट साइड मतलब क्या होता है कि 6.5 किलोमीटर अगर हम ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज़ होता है। ठीक है, इस जो ये जो लेयर है इसमें टेम्परेचर जो होता है वो डिक्रीज़ होता है। ठीक है, इसके अलावा इसमें जो रेनफॉल हो गया या फिर जो भी जैसे वो एरोप्लेन जो है, एरोप्लेन जाती है तो वो भी इसी लेयर से जाती है, ट्रोपोस्फियर से ही वो गुजरती है। आप सोचोगे कहीं मीजोस्फीयर से जा रही है, स्ट्रेटोस्फीयर से, उनसे नहीं जाती, ये भी ट्रोपोस्फियर से ही जाती है। तो जो भी इंपॉर्टेंट फिनोमिनाज होते हैं वो सारे के सारे ट्रोपोस्फियर में ही कोज होते हैं। ड्यू पॉइंट रेफर्स टू, मतलब औसांक क्या है, ड्यू पॉइंट होता क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है टेम्परेचर एट विच एयर बिकम सेचुरेटेड, मतलब वह तापमान जिस पर वायु संतृप्त हो जाती है उसे ही हम ड्यू पॉइंट के नाम से जानते हैं। इवोपोरेशन इज, वाष्पोत्सर्जन क्या है, सम ऑफ इवोपोरेशन एंड ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन क्या होता है, मतलब इवोपोरेशन मतलब क्या होता है कि जो सोयल है, अगर सोयल से वाटर का लॉस एज अ वेपर हो रहा है, मतलब वेपर की फॉर्म में सोयल से वाटर का लॉस होना ही इवोपोरेशन कहलाता है। और जो ट्रांसपायरेशन है, ट्रांसपायरेशन मतलब जो प्लांट है, प्लांट की लीव्स जो होती है उनसे अगर वाटर का लॉस हो रहा है तो उसे हम ट्रांसपायरेशन कहते हैं। और इन दोनों टर्म्स को मिला के हम इवोपो ट्रांसपायरेशन के नाम से जानते हैं। ब्राइट सनशाइन हावर्स आर मेजर्ड बाय, धूप की अवधि मापी जाती है, किसके थ्रू मापी जाती है। तो ये है कैंपबेल स्टोक सनशाइन रिकॉर्डर। इसके थ्रू हम जो भी ब्राइट सनशाइन होता है उसकी अवधि को आवर्स में मेज़र करते हैं। ठीक है, विच क्रॉप इज मोस्ट सेंसिटिव टू फ्रॉड्स,
पाला के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील फसल कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है पोटैटो। इसके अलावा जैसे अगर हम फ्रूट्स की बात करें तो पपाया हो गया, वो फ्रूट्स के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। इसके अलावा आंवला जो होता है वो भी फ्रूट्स के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, ठीक है। और गवावा वो भी फ्रूट्स के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। तो ये तीनों जो क्रॉप्स है वो बहुत सेंसिटिव होती है। फ्रूट क्रॉप्स जो है ये पाले के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है। पाले से अगर हम रिक्लेम करना चाहें या फिर पाले को हमें पता लग जाता है कि पाला कब गिरने वाला है, तो हम फसलों को कैसे बचा सकते हैं? या तो हम 0.1% तक H2SO4 का स्प्रे कर दें प्लांट्स के ऊपर, ठीक है, जिससे थोड़े नॉर्मल वेदर क्लाइमेट वाली कंडीशंस जो रहती है फ्रोस्ट वाली उनसे ज़्यादा अफेक्ट ना हो प्लांट को। या फिर हम जो हीटर होते हैं उनको भी लगा सकते हैं प्लांट्स में। लेकिन देखो इतना जो मेजर बड़े वाले फील्ड्स होते हैं उनमें नहीं कर पाते हम इतना, ठीक है। और इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं कि जैसे जब पाला गिरने वाला होता है तो उसकी एक सबसे अच्छी जो हमें पता लग जाता है कि कौन सी ऐसी कंडीशन होगी जब पाला गिरने वाला है। तो देखो टेम्परेचर जो होता है वो 0 डिग्री से कम चला जाता है और शाम का ऐसा बिल्कुल क्लीन मौसम रहेगा, सर्दियों के टाइम पे बिल्कुल क्लीन, और ना मतलब कोई बादल वगैरह नहीं रहेंगे, कोई हवा नहीं चलेगी। तो उस टाइम पे पता लग जाता है कि पाला गिरने वाला है। तो नॉर्मली फार्मर्स क्या करते हैं कि उस टाइम पे इरिगेशन दे देते हैं प्लांट्स को इरिगेशन दे देते हैं, जिससे क्या होता है कि प्लांट्स जो है वो खुद को प्रोटेक्ट कर सकता है फ्रोस्ट के थ्रू, ठीक है। द मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर वेदर प्रोसेस इज, मौसमी प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो ये सबको पता है कि सन से ही जो प्लांट्स होते हैं मेजरली वो क्या लेते हैं, एनर्जी लेते हैं, ठीक है। और जो भी मौसमी प्रक्रियाएं होती हैं उनको एनर्जी सूर्य के थ्रू ही मिलती है। ऐसा तो है ही नहीं कि हम लाइट से चार्ज कर रहे हैं उनको, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। द आइडियल रिलेटिव ह्यूमिडिटी फॉर स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स इज, अनाज भंडारण के लिए उपयुक्त सापेक्ष आर्द्रता कितनी है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है 40 to 50%। वेदर फोरकास्टिंग फॉर 1 to 3 days इज कॉल्ड, 1 से 3 दिन के मौसम पूर्वानुमान को क्या कहा जाता है? तो उसका जो राइट आंसर है वो है शॉर्ट रेंज फोरकास्टिंग। अगर हम मीडियम रेंज फोरकास्टिंग की बात करें तो अगर 3 से 10 दिन तक का अगर हम अनुमान लगाते हैं कि 3 से 10 दिन के अंदर कौन सी घटनाएं होने वाली है तो उसे हम मीडियम रेंज फोरकास्टिंग कहते हैं। और लॉन्ग रेंज फोरकास्टिंग जो होती है वो मोर देन 10 डेज होती है। आप 10 डेज से आप 6 महीने भी ले सकते हो, साल भी ले सकते हो, ठीक है। जो क्रॉपिंग पैटर्न होता है वो लॉन्ग रेंज फोरकास्टिंग के बेसिस पे होता है। विच इंस्ट्रूमेंट मेजर रिलेटिव ह्यूमिडिटी, सापेक्ष आर्द्रता मापने का यंत्र कौन सा है? तो साइक्रोमीटर जो है उसका यूज़ करके हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी को मेजर करते हैं। द टर्म मानसून इज डिराइव फ्रॉम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट पूछा जाता है। जो मानसून है वो कौन सी भाषा का शब्द है? तो ये अरेबिक वर्ड है और ये इंपॉर्टेंट है। विच क्लाउड जनरली ब्रिंग हैवी रेनफॉल, कौन सा बादल सामान्यतः भारी वर्षा लाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है निम्बस। निम्बस जो है वो जनरली हैवी रेनफॉल के लिए रेस्पॉन्सिबल, मतलब पानी वाले जो बादल हैं वो जनरली निम्बस ही होते हैं। तो निम्बस को हम पानी वाले बादल बोल सकते हैं, या फिर बारिश के लिए जो रेस्पॉन्सिबल हैं वो निम्बस क्लाउड्स होते हैं। द इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट वाज एस्टेब्लिश्ड इन, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना कब की गई है? ये क्वेश्चन पहले भी पूछा हुआ है, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में भी पूछा हुआ है। तो ये 1875 में की गई थी इसकी स्थापना, ठीक है। विच एटमॉस्फेरिक लेयर कंटेन द ओजोन लेयर, ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है स्ट्रेटोस्फीयर, या फिर समताप मंडल के नाम से भी जानते हैं हम उसे। एल्बिडो ऑफ अ क्रॉप सरफेस रेफर्स टू, फसल सतह का एल्बिडो क्या दर्शाता है? रिफ्लेक्टेड फ्रैक्शन ऑफ इनकमिंग रेडिएशन, मतलब इसका मतलब ये है कि एल्बिडो क्या होता है कि कितनी रेडिएशंस आ रही है पृथ्वी पर, ठीक है, और वापस से सरफेस से टकराकर कितनी रेडिएशंस वापस जा रही है। तो उस प्रोसेस को हम एल्बिडो के नाम से जानते हैं। तो मतलब कितनी रेडिएशंस जो है वो रिफ्लेक्टेड हो रही है, उसे हम एल्बिडो कहते हैं। विच क्लाउड टाइप इज एसोसिएटेड विथ थंडर स्टॉर्म्स, गरज चमक वाले तूफान किस बादल से संबंधित है? मतलब जो भी तूफान वगैरह आते हैं वो कौन से बादल के थ्रू आते हैं? तो क्यूमुलोनिम्बस जो है इसके थ्रू हम मतलब मान सकते हैं कि जो भी तूफान आ रहे हैं वो इस बादल के थ्रू आते हैं। जैसे वर्षा जो है, वर्षा बारिश जो होती है वो सबसे ज़्यादा आपको पता है कि निम्बस वाले जो क्लाउड्स हैं उनके थ्रू होती है। तो वैसे ही तूफान जो है वो क्यूमुलोनिम्बस के थ्रू आते हैं।
द लैप्स रेट अंडर स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक कंडीशंस इज अप्रोक्सीमेट। देखो, मानक वायुमंडलीय दशाओं में ताप ह्रास दर लगभग कितनी होती है? तो मैंने आपको ये पहले ही बताया था कि अगर 1 किलोमीटर हम ऊपर जाएंगे तो 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डिक्रीज होता है। और ये जो है लैप्स रेट, ये जनरली ट्रोपोस्फीयर में ही देखने को मिलती है, ठीक है। 1 किलोमीटर अगर हम बढ़ेंगे तो 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा। द प्रोसेस बाई विच वाटर वेपर चेंजेस डायरेक्टली इंटू आइस इज कॉल्ड। जल वाष्प का सीधे बर्फ में परिवर्तित होना कहलाता है। तो इसे हम डिपोजिशन के नाम से जानते हैं कि जो जल वाष्प है अगर वो आइस में कन्वर्ट हो रहा है, बर्फ बन रहा है, तो उसे हम डिपोजिशन कहते हैं। पेनमैन इक्वेशन इज यूज टू एस्टिमेट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। पेनमैन समीकरण का उपयोग किसके आकलन के लिए हेतु किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है इवापोट्रांसपिरेशन। मतलब सोयल और प्लांट से जो वाटर का लॉस हो रहा है उसको हम मेज़र करने के लिए या फिर उसका हम एस्टिमेट करने के लिए इस इक्वेशन का यूज़ करते हैं। विच क्रॉप हैज़ द हाइएस्ट वाटर रिक्वायरमेंट अमंग द फॉलोइंग। निम्नलिखित में से किस फसल की जल आवश्यकता सबसे अधिक है? राइस जो क्रॉप है उसको सबसे ज़्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। आप लोगों को पता है कि राइस जो है एक सेमी एक्वेटिक प्लांट होता है, जिसमें जो प्लांट है उसके नीचे से जो स्टेम होता है वो 5 सेंटीमीटर तक पानी में डिप रहता है, ठीक है। ये एक सेमी एक्वेटिक प्लांट होता है और जनरली 1 किलो ग्रेन प्रोड्यूस करने के लिए 5000 या फिर मोर देन 5000, जैसे 5200 किलो पर एक ग्रेन के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो आप लोग ये याद रखें कि सबसे ज़्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट राइस को होती है। राइस के बाद में हम देख सकते हैं कि जो शुगर केन होता है उसको भी अच्छी खासी रिक्वायरमेंट होती है। बाकी जो वीट है उसको तो 500 से या फिर 450 650 तक की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। द फिनोमिना ऑफ टेम्परेचर इंक्रीजिंग विथ हाइट इज नोन एज। ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ने की घटना कहलाती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है इन्वर्जन। इन्वर्जन मतलब जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी वैसे वैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, उसे हम इन्वर्जन के नाम से, नहीं, तापमान बढ़ने की घटना, हाँ, तो उसे हम इन्वर्जन के नाम से जानते हैं। द क्रिटिकल टेम्परेचर बिलो विच फ्रोस्ट इंजरी अकर्स इन जनरली। वह महत्वपूर्ण तापमान जिसके नीचे पाला क्षति होने लगती है सामान्यतः है। देखो, मैंने आप लोगों को बताया था कि मतलब पाला गिरने वाला होगा तब क्या होगा कि एक तो बिल्कुल शांत माहौल रहेगा, कोई बादल नहीं रहेंगे, बिल्कुल नीट एंड क्लीन स्काई रहेगा, ठीक है। इसके साथ में ही ना जो टेम्परेचर है वो धीरे धीरे 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे जाने लग जाएगा, तब पाला गिरने की संभावना होती है। तो जो फार्मर्स होते हैं या तो वो 0.1% H2SO4 का स्प्रे कर देंगे या फिर वो इरिगेशन दे देते हैं प्लांट्स को, ताकि वो थोड़ा बहुत प्रिवेंट कर सके ना। तो 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे जो टेम्परेचर होता है उस पर पाला गिरने की ज़्यादा संभावना होती है। द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट डिवाइड्स अ ईयर इंटू हाउ मैनी स्टैंडर्ड मेट्रोलॉजिकल वीक्स। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग एक वर्ष को कितने मानक मौसम विज्ञान सप्ताहों में विभाजित करता है? मतलब जो भी IMD है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, वो एक ईयर में कितने वीक्स को कंसिडर करता है जिसमें वो जो भी मौसम विज्ञान से संबंधित घटनाएं होती है उनको मेज़र कर सकता है। तो 52 जो वीक्स हैं उनको हम भी इतना ही कंसिडर करते हैं और वो भी इतना ही कंसिडर करते हैं। विच वेदर पैरामीटर इज मेजर्ड इनसाइड अ स्टीवेंसन स्कीम। स्टीवेंसन स्कीम के अंदर कौन सा मौसमीय तत्व माना जाता है? तो उसका जो राइट आंसर है वो है एयर टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। मतलब जो स्टीवेंसन स्कीम है उससे हम किसको मेज़र कर सकते हैं? तो एक तो एयर टेम्परेचर हो गया कि हवा का तापमान क्या है, एक एनवायरनमेंट में ह्यूमिडिटी कितनी प्रेजेंट है या फिर एयर में ह्यूमिडिटी कितनी प्रेजेंट है, उसको हम इसके थ्रू मेज़र कर सकते हैं। द मोस्ट सुटेबल क्लाउड टाइप फॉर फेयर वेदर ही इज। स्वच्छ मौसम का संकेत देने वाला बादल कौन सा है? तो क्यूमुलस जो है वो बताता है कि एक अच्छा मौसम है, तो ये क्यूमुलस का थ्रू पता लगता है। देन हमारे जो ऑलमोस्ट क्वेश्चंस थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। आप लोग और अच्छे से पढ़ें इस टॉपिक को। ऑलमोस्ट 1 से 2 क्वेश्चंस हमेशा देखने को मिलते हैं। इंस्ट्रूमेंट्स को लास्ट में एक बार ज़रूर देख के जाएं। लाइंस जो होती है कि टेम्परेचर को अगर टेम्परेचर से मिलाने वाली जो लाइंस होती हैं उनको थर्मो लाइंस वाली बोलते हैं। तो इन सबको एक बार देख के जाएं। सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं और अच्छा पेपर होगा। ऑल द बेस्ट।